बाजी कभी भी पलट सकती है और कुछ भी हो सकता है। बाजी कभी भी पलट सकती है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि करोड़ों की खबर छपती है जिस अखबार में, करोड़ों की खबर छपती है जिस अखबार में, एक दिन वही रद्दी के भाव बिकता है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी के फिजिक्स क्लासेस के इस दबंग बैच के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो आज क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। क्या होता है विभव मापी, क्या है इसके उपयोग, इसका डायग्राम भी हम लोग देखेंगे और इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। पहले भी हम एक बार इसका वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर उसमें वॉइस कम हो गई है, तो इसलिए वॉइस कम होने की वजह से वो वीडियो अच्छे तरीके से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए इस बार इस वीडियो को नए तरीके से फिर से बना रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे विभव मापी। यदि विभव मापी की बात की जाए, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। जैसे सुन लें, दो चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ये परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मेजर करेगा, विभवांतर को नापता है और साथ में सेल के विद्युत वाहक बल को भी मापता है। मतलब परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर भी निकाल सकता है और सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकता है। हालांकि विभव मापी के बहुत सारे उपयोग हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखें विभव मापी क्या है। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखना होगा। अब हम आ जाते हैं विभव मापी के उपयोग में। तो पहला उपयोग डिफिनीशन से ही आप लोग लिख सकते हैं कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में विभव मापी का यूज किया जाता है। दूसरा आप देख पा रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में भी विभव मापी का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग देखें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, और आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इसको हम लोग डिफरेंट कलर से लिखे हैं। इसका रीजन ये है कि इस टॉपिक की आज हमें स्टडी भी करनी है। आगे बढ़ जाते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी इसके जस्ट बाद जो अपना टॉपिक होगा यही रहेगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी विभव मापी का यूज किया जाता है। दो प्रतिरोधों की तुलना करने में, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में भी आप विभव मापी का यूज करेंगे। ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में भी, ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में भी विभव मापी का प्रयोग होता है। और लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे अमीटर व वोल्ट मीटर का अंशांकन करने में, अमीटर ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, धारा की माप करता है, और वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण है जो विभव या विभवांतर की माप करता है। तो इसका अंशांकन करने में देखिए एक वर्ड को हमने हाईलाइट किया, अंशांकन। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि अमीटर या वोल्ट मीटर का अंशांकन किस प्रकार से किया जाता है या अंशांकन क्या होता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक। मेन टॉपिक देखिए विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने पहले से बना लिया है। ये देखें, ये वाला जो आप B1 देख पा रहे हैं ये होता है संचायक सेल, स्टोरेज सेल, द्वितीयक सेल। मतलब इसे आप एक बार उपयोग कर लें और दोबारा से चार्ज करके फिर से उपयोग करते हैं, ये आपका संचायक सेल होता है। इसके बाद इसमें एक कुंजी लगी होती है, इस संचायक सेल को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए कुंजी लगी होती है। आगे चल के आप देख पा रहे हैं आरएच आपका एक परिवर्ती प्रतिरोध है, आरएच आपका परिवर्ती प्रतिरोध है। ये भी ये आप लोग देख पा रहे हैं ये विभव मापी एक तार होता है और इसमें सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। ये कई बार 3 या 4 मीटर लंबा भी तार आपका हो सकता है। विभव मापी तार है, इसमें सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। ये मीटर में होता है, मतलब 4 मीटर, लगभग 4 सेंटीमीटर का भी ये हो सकता है। आइए देखते हैं आगे। ये आप देख रहे हैं E1 E2, ये वही सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। E1 और E2 ये आपके वही सेल हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे जिनके विद्युत वाहक बलों की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है।
आगे बढ़ जाते हैं। ये आप लोग दो पॉइंट्स देख रहे होंगे, ये दो पॉइंट्स इसलिए हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप बी पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसको आप जब आवश्यकता पड़ेगी तो ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, इसको बी से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुंजी K2 लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर की कुंजी है, गैल्वेनोमीटर को स्टार्ट करने के लिए कुंजी यूज की जाती है। और यहाँ से कनेक्टेड होते हुए ये आपको दिख रहा होगा, इसे आप बोलते हैं विसर्पी कुंजी या जौकी। ध्यान रखिए, विसर्पी कुंजी या जौकी। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि विभव मापी का वर्णन या विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। और सबसे पहले आपका नामांकित चित्र आएगा, इसके बाद संरचना। संरचना हालांकि आती नहीं है, पर फिर भी हमने शॉर्ट में संरचना थोड़ी सी बता दी है। तो सबसे पहले आपको ये नामांकित चित्र ही बनाना होगा। तो आई होप आप लोग जल्द से जल्द इसको बना लें। और आ जाते हैं हम लोग इसकी संरचना में। संरचना बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपको लिखना है। आप देखें यहाँ पर ये V1 क्या है, हम आपको बता चुके हैं। V1 आपका संचायक सेल है, K1 और K2 कुंजियां है, K1 और K2 आपकी क्या है, कुंजियां है। RH आपका परिवर्ती प्रतिरोध है, AB जो है वो विभव मापी तार है, ये आप देखते चलिए। E1 E2 आपके सेल है, जो आपको दिख रहा है वही लिखना है। जी आपका धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है। और जे आपका क्या है, जौकी या विसर्पी कुंजी है। आई होप यहाँ तक आपकी बात दिमाग में फिक्स हो गई होगी। हम जल्दी से थोड़ा साइड होते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ जाते हैं आगे की ओर, मूव करेंगे। सूत्र की स्थापना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। सूत्र की स्थापना हमने पहले से नहीं की है, क्योंकि हम आपके दिमाग को पहले 100% फिक्स करेंगे, इसलिए आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। बड़ी सिंपल, मान लेना है आपको, माना सेल, यहां से स्टार्ट करेंगे। माना सेल, दो सेल लगे हुए हैं जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। E1 का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ध्यान रखेंगे, ये जो है सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। यहाँ एक चीज आप और लिख लें, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। इस टॉपिक में कई बार आ जाता है सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। एक ही बात है, इसमें सिद्धांत भी सम्मिलित है आपका और सूत्र की स्थापना भी सम्मिलित है। आपको इस टॉपिक में सिद्धांत अलग से नहीं लिखना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो मान लेना है कि सेल E1 का विद्युत वाहक बल आपको E1 ही मानना है। सेल E1 के लिए ध्यान रखेंगे, सेल E1 के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई, इसको समझाते हैं बहुत जल्द। विभव मापी तार की, विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई आपको क्या मानना होगा, L1। संतुलनकारी लंबाई L1 तथा विभव प्रवणता के, ध्यान रखेंगे विभव प्रवणता के है। यहां तक कि आपको लैंग्वेज लिखनी होगी, एक बार आप समझ लें। आइए फिगर को दिखाते हैं बहुत जल्द से। आपको इस सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1 ही मानना है। माना सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1 है। सेल E1 के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई L1। देखिए होता क्या है, चौकी को प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा दबा दिया जाता है, ताकि ये इस जो विभव मापी का तार है उसमें अच्छे से फिट हो जाए, अच्छे से चिपक जाए। और चौकी क्या करती है, आगे पीछे आकर के विक्षेप बताती है कि संतुलन, जैसे आप कनेक्ट करेंगे इसको, तो E1 के लिए संतुलनकारी लंबाई क्या है। और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा है, जो धारा मापी लगा है, ये क्या करता है, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो बता देगा कि सेल में कितनी धारा है। धारा के मान को मेजर करने के लिए, धारा को मापने के लिए ये लगा होता है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो ये जॉकी में आगे पीछे आएगी, या तो आगे जाएगी या तो पीछे आएगी, विक्षेप बताएगी। मतलब आपको एक यहाँ पर सेंटीमीटर का जो निशान बना है, मान लीजिए ये 40 सेंटीमीटर में रुक गई, तो कुल मिला के इसके लिए संतुलनकारी लंबाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। 60 में रुक गई, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप अब आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। तो सबसे पहले सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1 मानना है। सेल E1 के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई L1। और साथ में एक चीज जो कांस्टेंट रहता है विभव मापी के लिए, इसकी विभव प्रवणता आप मान लेंगे कि विभव प्रवणता का टॉपिक हमने सेकेंड चैप्टर में पहले ही करा दिया है।
यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आगे की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि मान लेना है सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1, सेल E1 के लिए विभव मापी तार के संतुलन इकाई लंबाई L1 और साथ में विभव प्रवणता कितना है K है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ेंगे तो एक फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का एक फार्मूला होता है, इसे E1 से डिनोट करेंगे। E1 क्यों? क्योंकि आप सेल E1 का विद्युत वाहक बल क्या ले चुके हैं? E1 ले चुके हैं। E1 बराबर यहाँ सूत्र होगा, ध्यान रखेंगे, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, और यहाँ विभव प्रवणता आप लोग देख पा रहे हैं लैंग्वेज में K है, और इनटू सेल की संतुलनकारी लंबाई, सेल की संतुलनकारी लंबाई, संतुलनकारी लंबाई, और सेल की संतुलनकारी लंबाई को आप क्या लेट किए हैं? L1 लेट किए हैं। तो यदि आप देखें यहाँ से सीधा सीधा रिजल्ट आ रहा है E1 बराबर K L1। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और जिस तरह हमने E1 सेल के साथ किया है, तो जो दूसरा अपना सेल है, जो दूसरा अपना सेल है आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, जो आपका E2 सेल है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जैसे ही E2 से कनेक्ट करेंगे तो माना सेल E2 का विद्युत वाहक बल आपको E2 ही मानना है। सेल E2 के लिए विभव मापी तार की संतुलन इकाई लंबाई कुछ न कुछ इसकी अलग संतुलन इकाई लंबाई मिलेगी। मान लीजिए आपको 60 मिलती है, मान लीजिए आपको 80 मिलती है, तो कहने का मीन्स है कि इसके लिए भी संतुलन इकाई लंबाई मिलेगी। तो माना सेल E2 का विद्युत वाहक बल E2, सेल E2 के लिए विभव मापी तार की संतुलन इकाई लंबाई L2, और साथ में आपको विभव प्रवणता को क्या मान लेना है? K मानना है, और वो एक नियत राशि होती है, दोनों के लिए फिक्स होगा। तो आइए इसको भी हम लोग बहुत जल्द कर लेते हैं। अब आपको मान लेना है, मान लेना है दूसरे सेल की कहानी स्टार्ट। माना सेल E2 का, ध्यान रखेंगे, E2 का विद्युत वाहक बल आपको E2 ही मानना है। विद्युत वाहक बल E2 कॉमा करें, सेल E2 के लिए, E2 के लिए विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई, विभव मापी तार की संतुलनकारी लंबाई, संतुलनकारी लंबाई क्या आपको लेना है? L2, संतुलनकारी लंबाई L2, तथा विभव प्रवणता, ध्यान रखेंगे कांस्टेंट है ये, विभव प्रवणता दोनों में लेना है। विभव प्रवणता K है, दोनों में विभव प्रवणता सेम रहेगी। सेल E1 के केस में भी आपको K मानना है, और सेल E2 के केस में भी आपको K मानना है। तब यहां से भी यदि वही सूत्र आप अप्लाई कर दें, वही सूत्र अप्लाई कर दें, वही सूत्र का मतलब है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का फार्मूला, यहाँ विद्युत वाहक बल आपका E2 है दूसरे सेल का, और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता गुणे सेल की संतुलनकारी लंबाई। ध्यान रखना है, सेल की संतुलनकारी लंबाई, और इसे आप कहेंगे L2। सेल की संतुलनकारी लंबाई आपकी कितनी है? L2। तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है E2 बराबर, यहाँ पर विभव प्रवणता को आप K से दर्शाएंगे और इंटू L2, तो KL2 आपका हो जाएगा डायरेक्टली KL2। यहाँ आप चाहें तो विभव प्रवणता जो है, यहाँ विभव प्रवणता को आप K से डिनोट कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर आप विभव प्रवणता को K से डिनोट करेंगे तो विभव प्रवणता गुणे सेल की संतुलन इकाई लंबाई, तो E2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? KL2 होगा। आई होप 100% आपके दिमाग में फिक्स हो रहा होगा। नहीं होता है तत्काल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर यहाँ पर हमें डाउट है। आई होप इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि आपके दिमाग में डाउट ही नहीं हो। इसके बाद बहुत ही सिंपल है, समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है, समीकरण 1/2 से। और जब कभी भी आप डिवाइड करेंगे समीकरण 1 में 2 का,
आइए इसको हम लोग थोड़ा सा कॉर्नर में कर लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। यहाँ से कलर भी चेंज है और यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड का डिवाइड हुआ E1 अपॉन E2 और राइट साइड में राइट साइड का डिवाइड होगा KL1 अपॉन KL2। तो यदि आप अच्छे से यहाँ से देखें तो K से K आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, E1 अपॉन E2 जो आ रहा है आप खुद देख पा रहे होंगे, L1 अपॉन L2 आएगा, L1 अपॉन L2। और इसको आप लोग स्मार्ट तरीके से देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक की कहानी क्लियर है? आई होप आपके दिमाग में ये सब बातें बिल्कुल फिक्स हो गई होंगी। E1 अपॉन E2 का जो रिजल्ट आएगा वो L1 अपॉन L2 होगा। यहाँ एक लैंग्वेज आपको थोड़ी सी लिखनी होगी, ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल है। लिखना क्या है, L1 और यहाँ लिखेंगे L1 और L2 के मान ज्ञात होने पर, L2 के मान ज्ञात होने पर, ध्यान रखेंगे, L1 और L2 के मान ज्ञात होने पर समीकरण 3 की सहायता से, समीकरण 3 की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है, बलों की तुलना की जा सकती है। ये बात आपके दिमाग में आई होप 100% फिक्स हो गई होगी। फिर से एक बार देख लें, L1 और L2, क्योंकि E1 और E2 की तो आपको वैल्यू ही निकालना है, रेशियो निकालना है। L1 अपॉन L2, L1 आपको पता चल जाए, L2 पता चल जाए। कहने का मतलब है यदि पहले सेल की संतुलन इकाई लंबाई L1 आपको पता चल जाए और दूसरे सेल की संतुलन इकाई लंबाई आपको L2 पता चल जाए, तो आप बिल्कुल स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आपका सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना कंप्लीट हो गया है। इसका भी आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड में खड़ा हूं और बढ़ जाते हैं अब हम आगे। अब देखिए, बात करेंगे प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी कभी भी आपको याद नहीं करना है। प्रेक्षण सारणी आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो आपका फार्मूला आया है, जो कभी भी सूत्र के हिसाब से ही बनाई जाती है। प्रेक्षण सारणी हमेशा फार्मूले से बनती है, सूत्र से बनती है। क्योंकि इसका सूत्र आया है E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, मतलब ये केवल L1 और L2 पर निर्भर है। उन्हीं के लिए आपको प्रेक्षण सारणी बनानी होगी और लास्ट में आपको यूनिट फार्मूला या फार्मूला इसका सूत्र रख देना। तो देखिए, पहले से हम लोगों ने ड्रॉ की है प्रेक्षण सारणी। सबसे पहला कॉलम आपका क्रमांक का रहेगा। तो आइए हम लोग क्रमांक को भर लेते हैं बड़े सिंपल तरीके से। क्रमांक नंबर 1 हुआ, क्रमांक नंबर 2, क्रमांक नंबर 3, 4, 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डैश, पहला डैश, दूसरा डैश, तीसरा डैश, ये भी 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 डैश। यहाँ पर आपको डॉट डॉट करना है, मतलब आपको कुछ भरना भी नहीं है, केवल यहाँ पर आपको कॉलम्स बनानी है, रीजन। ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में या एग्जाम में कभी भी आपको भारत देश में विभव मापी तो नहीं दिया जा सकता। यदि विभव मापी आपको परीक्षा में दिया ही नहीं जाएगा तो प्रयोग आप कर नहीं पाएंगे, और प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो आपको संतुलन इकाई लंबाई L1 कैसे मिलेगी, सेल E2 के लिए संतुलन इकाई लंबाई कैसे मिलेगी। और ध्यान रखना है, बनाने का तरीका आपको केवल कॉलम बनाना है। पहले में क्रमांक रहेगा, क्रमांक आप डाल दिए। सेल E1 के लिए विभव मापी तार की संतुलन इकाई लंबाई L1। मेन आपको L1 को दर्शाना है, क्योंकि E1 अपॉन E2 बराबर आपका सूत्र आया है L1 अपॉन L2। तो एक सारणी आपको L1 के लिए बनानी होगी और एक L2 के लिए, लास्ट में फार्मूला रखना है। तो L1 है क्या, सेल E1 के लिए विभव मापी तार की संतुलन इकाई लंबाई L1 सेंटीमीटर।
सेल E2 के लिए विभवमापी तार की संतुलन इकाई लंबाई L2, ये भी आपका सेंटीमीटर में, और E1/E2 बराबर L1/L2, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। यदि आप चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूं बड़े सिंपल तरीके से। मान लीजिए पहले सेल के लिए संतुलन इकाई लंबाई 40 सेंटीमीटर आती है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर आती है। दूसरे सेल के लिए संतुलन इकाई लंबाई L2 की वैल्यू आ जाती है 50, ये L1 है और ये L2 है आपका। तो इस केस में फार्मूला बड़ा इजी है, E1/E2 आएगी संतुलन इकाई लंबाई। जब आप सेल यहाँ पर ध्यान से देखें, यदि आप चित्र को थोड़ा सा देख लें, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ, सेल E1 के लिए संतुलन इकाई लंबाई आपको जॉकी में मिलेगी, और जैसे ही इससे कनेक्ट करेंगे तो सेल E2 के लिए संतुलन इकाई लंबाई आपको मिलेगी जॉकी में। तो यहाँ से देखें, E1/E2 यदि आप निकालते हैं तो बड़े ही स्मार्ट, बड़े ही सिंपल तरीके से आप कहेंगे सर 40/50, क्योंकि L1/L2 इसका फार्मूला है। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट होगा, 4/5 दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात आ रहा है E1/E2, E1/E2 4/5। आई होप अब आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। इसी तरह से आपको कई बार ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, कई बार प्रेक्षण लेना पड़ेगा, और आप आसानी से में वैल्यूज भर भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, तो इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है और परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं। अब बात कर लेते हैं सावधानियां। सावधानियां भी बहुत ही इजी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पहली सावधानी, क्योंकि ये एक उपकरण है विभवमापी, विभवमापी एक उपकरण है, इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि नट बुलट तो जरूर लगे होंगे। तो आपको पहली सावधानी लिखनी है, सभी संयोजक पेंच भली भांति क्या होने चाहिए, कसे होने चाहिए। सभी संयोजक पेंच भली भांति कसे होने चाहिए। आपके दिमाग के स्क्रू भी भली भांति कसे होने चाहिए। ये मजाक है, इसको बिल्कुल नहीं लिखना है। सभी संयोजक पेंच भली भांति कसे होने चाहिए, ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी हमने आपको पहले ही बताया, यदि आप यहाँ से देखिए, जब प्रयोग करते हैं तो विसर्पी कुंजी को थोड़ा सा या जॉकी को थोड़ा सा दबाना पड़ता है। तो विसर्पी कुंजी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए। ध्यान रखेंगे, विसर्पी कुंजी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ज्यादा जोर से दबा देंगे तो ये इस तार को पकड़ लेगी, और जैसे ही इससे आप कनेक्ट करेंगे तो संतुलनकारी लंबाई अच्छे से नहीं बताएगी, इसी में फिक्स हो जाएगी। यदि तो संतुलनकारी लंबाई आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए विसर्पी कुंजी या जॉकी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए। अरे विसर्पी कुंजी क्या, कोई भी कुंजी हो, ना तो अधिक जोर से दबाएं और ना ही अधिक देर तक दबाएं। मान लीजिए आपने किसी बटन को बहुत जोर से दबा दिया, लाइट की बटन है, आपने जोर से दबा दिया, अब आपका हाथ अंदर चला गया है, अब हल्का सा झटका आपको फील होगा 880 वोल्ट का। इसलिए बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। विसर्पी कुंजी को भी ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक आपको दबाना है। फिर देखिए, तीसरी सावधानी भी याद बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा दिमाग लगाइए। आप देखिए, ये पहला संचायक से लाके विभवमापी के तार ए से जुड़ा है, ए पॉइंट से, दूसरा सेल भी जुड़ा है ए पॉइंट से, तीसरा सेल भी जुड़ा हुआ है ए पॉइंट से। तो एक सावधानी तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सभी सेलों के धनात्मक सिरों, ये देखें इसका धनात्मक सिरा, इसका भी धनात्मक, सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ना चाहिए। सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं, इसका धनात्मक ए से, इसका भी ए से, इसका भी ए से। तो सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ना चाहिए। और लास्ट में एक सावधानी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, धारा मापी लगा। धारा मापी के साथ सदैव संट का प्रयोग करना चाहिए। धारा मापी है तो उसके समांतर क्रम में हम संट लगा देते हैं, तो धारा मापी के साथ सदैव संट का प्रयोग करना चाहिए, किंतु शून्य विक्षेप की स्थिति में इसे हटा लेना चाहिए। यदि जीरो डिफ्लेक्शन हो उस केस में, मतलब जब आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब आपको संट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो आइए इन सावधानियों को भी हम जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेते हैं। ये आप लोग सावधानियां देख पा रहे होंगे, सभी संयोजक पेंच भली भांति कसे होने चाहिए, पहली सावधानी जो हमने आपको बताई। दूसरी, विसर्पी कुंजी या जॉकी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए।
आज ये बढ़ते हैं सभी तीरों के धनात्मक तीरों को विभवमापी तार के एक सिरे से जोड़ना चाहिए। और लास्ट में सावधानी है, धारामापी के साथ सदैव संट का प्रयोग करना चाहिए, किंतु शून्य विक्षेप की स्थिति में इसे हटा लेना चाहिए। देखिए संट की बात थोड़ी सी करते हैं, हाईलाइटेड हमने कर लिया है। संट जो है अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हालांकि संट के विषय में कंप्लीट स्टडी इसके अगले चैप्टर में संट का एक होल टॉपिक ही है, वहां हम आपको बताएंगे कि संट धारामापी के साथ संट लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। हालांकि संट का मुख्य काम होता है धारामापी की कुंडली तथा संकेतक को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। इसीलिए अल्प प्रतिरोध का तार धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में लगाया जाता है ताकि धारामापी की कुंडली और संकेतक क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। जिस प्रकार से टेलीविजन के साथ पहले के जमाने में एक स्टेबलाइजर लगा रहता था, यदि वोल्टेज कम हुआ तो उससे वोल्टेज आप बढ़ा भी सकते थे, घटा भी सकते थे। मान लीजिए अचानक वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होता था, पहले आपका स्टेबलाइजर खराब होता था, फिर टेलीविजन खराब होती थी। तो इससे स्टेबलाइजर सस्ता होता है, इसे आप आसानी से बनवा भी सकते हैं। और टेलीविजन जो है उसको बनवाने में भी महंगा होगा, और साथ में पहले के जमाने में आपको याद होगा ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े टेलीविजन आते थे, बड़ी साइज के टेलीविजन को दुकानदार तक ले जाने में भी दिक्कत और साथ में बनवाने में ज्यादा खर्चा आता था। तो जिस तरह से स्टेबलाइजर वहां हेल्प कर रहा है किसकी, करता था टेलीविजन की, और उसी प्रकार से ठीक धारामापी के लिए हेल्प का काम करता है संट। आई होप अब आपके दिमाग में थोड़ा सा संट का फिगर क्लियर हो गया होगा कि संट का मेन काम क्या होता है। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। मैं फिर से एक बार साइड हो जाता हूँ और आप लोग जल्द से जल्द इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।